नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। अभी जो अपना आंसर राइटिंग का चल रहा है उसमें पिछला जो 2 वीक का टॉपिक था GS2 का, उसी को मैंने आगे इस वीक के लिए भी रखा हुआ है क्योंकि GS2 के टॉपिक हैं और टॉपिक कई सारे हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको भी पेड ग्रुप में ऐड होना हो, आंसर राइटिंग का ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो अगर आपको ऐड होना हो, रेगुलर आंसर वगैरह चेक हो जाते हैं तो आप बताइएगा। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी वहाँ पर PDF आपको मिल जाता है। अगर आप यूट्यूब से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एस्पिरेंट वाला अगर आप ज्वाइन करते हैं 299 में तो भी आपको मैं ऐड कर दूंगा किसमें, तो आंसर राइटिंग के पेड ग्रुप में। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो हेडलाइन बहुत सारे हैं, जिसमें है कि फार्मर्स ने बोला है कि हम दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वो सील किए जा रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी अपने अपने बॉर्डर सील कर रही है फार्मर्स को आने से रोकने के लिए। उसके अलावा अगला न्यूज़ है कि भाई हल्द्वानी में वायलेंस हो गया था, जहाँ पर एक बिहार का लड़का गया ही था। बिहार का लड़का स्टेशन पर उतरा, उसके पश्चात जिस एरिया में वायलेंस हो रहा था वहाँ पर गया था, जॉब की तलाश में हो गया था। ग्रेजुएशन किया हुआ है उसने आर्ट्स में, उसकी डेथ हो गई वहाँ पर हल्द्वानी में। अभी ग्रेजुएट किया था। सोचिए कितना बड़ा दुखदाई खबर है ये। ग्रेजुएशन करके हल्द्वानी गया जॉब की तलाश में, पहले दिन ही पहुँचा और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी UAE में मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किस अरेबियन देश में हाल ही में मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो UAE में किया जा रहा है। UAE में किया जा रहा है, UAE में किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें आज बिहार में फ्लोर टेस्ट है नीतीश गवर्नमेंट का। कल रात से ही सरगर्मी तेज़ हो गई, बिल्कुल ही गर्म हो गया है माहौल। बहुत सारे अटकनें चल रही कि भाई RJD की सरकार बन सकती है, पार्टी टूट सकती है वगैरह वगैरह, जो सब चीज़ें हैं आज दोपहर तक तो क्लियर हो ही जाएगा किसकी क्या सरकार बनी है। लेकिन यही सब आज के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। आज का आर्टिकल पर हम लोग चलते हैं। आर्टिकल देखिए क्या है आज का। जनसंख्या संबंधित आर्टिकल है, जिसमें जनसंख्या के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। जनसंख्या के पैटर्न को लेकर, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ेंगे। ओके, एक और न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद आर्टिकल पर चलेंगे। पाकिस्तान में चुनाव हुआ, आपको बताया था मैंने, वहाँ पर आर्मी ही सब कुछ करती है, तो चुनाव कंडक्ट किया गया। आर्मी किसको बैक कर रही थी, तो नवाज़ शरीफ की पार्टी को बैक कर रही थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इमरान खान की जो पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI ये नाम था उसका, इसको बैन कर दिया गया था, इसके साइन छीन लिए गए थे। तो इसके जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब वहाँ पर निर्दलीय लोगों की संख्या अगर देखेंगे ध्यान से तो 101 लोग निर्दलीय जीते हैं, जबकि PMLN 75 और PPP 54 जीते हैं। अब वहाँ पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, लेकिन जो सबसे कम बहुमत वाली थी, सबसे कम नहीं, जो कम बहुमत वाली पार्टी थी उसको बुलाया गया है वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए। जो इंडिपेंडेंट हैं उनको नहीं बुलाया गया है, जबकि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, फिर से चुनाव आयोजित करवाना चाहिए, हमारे साथ धांधली हुआ, हमें जानबूझकर पीछे किया जा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है कहाँ पर, तो पाकिस्तान बन रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार अपने आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में पूछ लेता है BPSC UPSC, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अभी चर्चा में नहीं रहते हैं कि हम उसको पढ़ें। 2016-17 के पश्चात से हमारे रिलेशन बिल्कुल ख़राब स्तर पर पहुंच गए। उसके बाद 2019 में जब हमारे कश्मीर से हमने धारा 370 को रद्द किया तो उसके बाद हमारा रिलेशन तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो इसलिए उसको पढ़ना IR में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल देखिए आज का क्या है। आज का देखिए ये आर्टिकल कब आया था, तो ये 9 तारीख को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, जिसमें जनसंख्या के बारे में एक चर्चा की गई है डिटेल में। जनसंख्या प्रबंधन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण, इस पर चर्चा किया गया था। उसी आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करें। 9 तारीख को द हिंदू में आया था। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.46 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। UN के जो अनुमान है उसके हिसाब से 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी भारत की आबादी। ओके, 146 करोड़ सामान्य भाषा में, जो विश्व की अनुमानित आबादी के 17% होगी। विश्व की आबादी कितनी, तो 800 करोड़। 800 करोड़ का लगभग में 17% के करीब में होगा।
जबकि भारत की 1970 की जनसंख्या तक अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुमान हुआ है। उसके बाद से इसकी विकास दर सुस्त हुई है, प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। 1970 के दशक में जब आप हरित क्रांति को डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा, तो भारत में जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया हरित क्रांति के पश्चात, तो हमारे पॉपुलेशन में भी बहुत बड़े स्तर पर उछाल देखा गया, जिसको जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया गया। 1970 से 2000 ईस्वी तक, 1970 से 2000 ईस्वी तक के बीच में भारत की जनसंख्या बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी। भारत सरकार के हेल्थ प्रोग्राम के कारण से, उसके पश्चात से खाद्य फूड को लेकर सिक्योरिटी जब उपलब्ध हुआ, तो उसके पश्चात हमारी जनसंख्या बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी। पैटर्न को ध्यान में जरूर रखिएगा, पैटर्न से ही सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्या है कि ये सुस्त हुई है। उसके पश्चात से सुस्त क्यों हुई है? क्योंकि समाज में एजुकेशन, उसके अलावा महंगाई, उसके अलावा रहन सहन, शहरीकरण, इनके बढ़ने से, शहरीकरण के बढ़ने से, एक जागरूकता बढ़ने से, महिलाओं को एजुकेट करने से, हेल्थ को लेकर चीज़ों को बढ़ने से धीरे धीरे, और इन सब इशू के कारण से क्या हुआ, जनसंख्या दर में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी गई है। लोग अब खुद ही जागरूक हो रहे हैं, इसके कारण जनसंख्या दर में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट जो कुल प्रजनन दर TFR में परिलक्षित होती है, भारत के जनसांख्यिकी परिप्रेक्ष्य को आकार देने में सहायक रही है। TFR के वर्ष 2009 से 11 में 2.5 से घटकर 31 से 35 में 1.73 पहुंचने के अनुमान के साथ भारत एक जनसांख्यिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का साक्षी बनेगा, जहां पर हमारा कभी टोटल फर्टिलिटी रेट, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच से निकलता है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो वो कभी बहुत ही हाई था, वो अगले 10 साल में 31 से 35 ईस्वी, अगला 10 साल में 31-35 ईस्वी में पहुंच जाएंगे। तो उस समय तक क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक जो हमारा ट्रांजिशन पीरियड होगा, हमारा TFR बिल्कुल ही गिर जाएगा, जन्म दर बिल्कुल ही गिर जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। ओके, जहां यह बच्चों की आबादी के घटते अनुपात और कार्यशील आबादी के बढ़ते हुए अनुपात को चिन्हित होगा, कब तक, 2031 से 35 तक। यूएन का ये रेट है, यूएन का ये स्टडी है, इसको ध्यानपूर्वक रख लीजिएगा याद करके, क्योंकि कई बार आपको ये यूज करना पड़ सकता है रेफरेंस के तौर पर। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि का रुझान क्या है? जनसंख्या वृद्धि में गिरावट अखिल भारतीय स्तर पर 1970 से 81 के बाद से जनसंख्या का प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। एक दशक में जो जनसंख्या बढ़ने का दर था, उसमें गिरावट आ रही है। कब से? तो 71 से 81 के पश्चात ही। इसको मैंने कहाँ से जोड़ा था? इसको मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन से जोड़ा था, हरित क्रांति के पश्चात से जोड़ा था। EAG राज्यों, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के मामले में उल्लेखनीय गिरावट पहली बार 2011 के जनगणना के दौरान देखी गई। ये जो नॉर्थ इंडिया के ये राज्य हैं, जो सामान्य तौर पर पिछड़े माने जाते थे, इनमें जब हमने देखा कि कब गिरावट दर्ज की गई है, 2011 के जनसंख्या में हमने अंतिम बार देखा था, तो उल्लेखनीय स्तर पर इन सभी राज्यों के जो जन्म दर है या जनसंख्या वृद्धि की दर है, उसमें गिरावट देखी गई है। और यही वो राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भारत का पॉपुलेशन निवास करता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाले सारे के सारे राज्य हैं। ठीक है, और एक दिक्कत कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दरअसल में 2011 के पश्चात से ये 2024 चल रहा है, पिछले 13 वर्षों से भारत में सेंसस नहीं हो पाया है। 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, कोरोना के बाद, उसके बाद लेट ही होता जा रहा है। अभी तक सेंसस का कोई, हमने इस बजट में, अंतरिम बजट में भी सेंसस का कोई भी चीज़ नहीं देख पाए हम लोग। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने इसको लेकर कोई प्लानिंग अभी प्रस्तुत की ही नहीं है। तो सेंसस जो नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से और भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि अलग अलग डेटा को समझकर हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है ये क्या है भाई भारत की स्थिति अभी, है ना। भारत के TFR में गिरावट, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 5 के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। भारत के केवल 5 राज्य ऐसे हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से ऊपर हैं। ये राज्य है बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। यहाँ पर प्रजनन क्षमता का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 से ऊपर है। बाकी सभी राज्यों में लगभग में 2.0 या उससे कम ही हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, अगला देखिए क्या है कि प्रतिस्थापन दर आखिरकार होता क्या है। प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, कुल प्रजनन दर को इंगित करती है, रेट को इंगित करती है, प्रजनन के रेट को इंगित करती है, यानी प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिस पर आबादी बिना किसी प्रवासन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को प्रतिस्थापित करती है। मतलब प्रजनन का ऐसा स्तर, सामान्य भाषा में आप समझिएगा, जहां पर आपको जनसंख्या के बूढ़े होकर कम हो जाने के खतरा भी नहीं रहता है और जनसंख्या विस्फोट का भी खतरा नहीं रहता है। ये स्तर होता है एक तरह से, सामान्य भाषा में समझिएगा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी।
ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी होता है, जैसे चीन में अपनाया गया था, ये जनसंख्या वृद्धि को अचानक से गिरा देता है। कैसे? देखिए, अगर 2 बच्चे हुए किसी भी माँ बाप के, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, या 1 चाइल्ड पॉलिसी जो आपने सुना होगा, तब इन 2 से कोई भी लड़का या लड़की हो सकता है, सबके 2-2 हुए हैं, इन 2 से फिर 2 ही जोड़ा तो बन पाएगा, फिर उनके और बच्चे कम हो जाएंगे। 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाया जाता है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जनसंख्या वृद्धि दर को अचानक से गिरा देता है। 2 चाइल्ड पॉलिसी तो फिर भी ठीक होता है, जो 1 चाइल्ड की पॉलिसी होती है वो तो और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई युगल है ना, इसके एक ही बच्चे होंगे, ठीक है। अब ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। एक और कोई युगल है, इसके भी एक ही बच्चे हुए। यहाँ पर 4 लोग थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही कपल क्रिएट हो पाएंगे, जिनसे फिर एक ही बच्चा आएगा। ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? जब चाइल्ड पॉलिसी वगैरह अपनाया जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है कि भाई प्रतिस्थापन स्तर की जो प्रजनन क्षमता है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, कहीं इससे भी कम तो हम नहीं पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि एक जनसंख्या हमारे पास होनी चाहिए जो काम वगैरह करे। जैसे जो जापान जिस समस्या से जूझ रहा है, उसमें यही है कि उसके पास कार्यशील जनसंख्या नहीं है। बूढ़ों का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि उनके यहाँ पर बच्चों के जन्म को लेकर एक उदासीनता देखी जाती है, ना के बराबर वहाँ पर जन्म होते हैं। जन्म होने पर सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, फिर भी वहाँ पर नहीं हो पाते हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आवश्यक भी होता है देश के लिए कहीं ना कहीं। ओके, देखिए अगला क्या है कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट दिखाया गया भारत में ऑल इंडिया स्तर पर, अर्बन में और रूरल में, अलग अलग सालों में। 1992-93 से आप 2019-21 के आसपास देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर अंतर आया है। ओके, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। मृत्यु दर संकेतकों में सुधार हुआ है, जो वर्ष 1974 32 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70 वर्ष हो गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए औसतन 36 और शहरी क्षेत्रों के लिए 23 स्तर पर है। मतलब शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। परिवार नियोजन में वृद्धि हुई है। फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण 2 में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% के आसपास हो गया है। इसके कारण से परिवार नियोजन के कारण से भी, परिवार नियोजन की आज से नहीं चले आ रहे हैं। पहला जो हमारा सरकार बना था आज़ादी के बाद, पहली जो हमारी सरकार बनी थी नेहरू जी के गवर्नमेंट में, तो उस समय ही परिवार नियोजन को लेकर चिंताएं शुरू कर दी गई, तो बातचीत होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में सुधार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार से, अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है पीटी एग्जामिनेशन में, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के 74 वर्ष अनुमानित की गई है। जीवन प्रत्याशा मतलब एवरेज 71 से 74 वर्ष महिला और पुरुष भारत में जीते हैं, महिलाओं की ज़्यादा होती है। विकसित भूभागों के मामले में पुरुषों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष, महिलाओं के लिए 83 वर्ष, जो सब में सर्वाधिक है होने का अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में ये चीज़ और भी बढ़ सकता है। कम विकसित भूभाग के मामले में यह आयु पुरुषों के लिए 70 और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है, जबकि कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिए 63 वर्ष, महिलाओं के लिए 68 वर्ष है। आपका देश विकसित है, विकासशील है, इससे भी आपकी आयु निर्धारित होती है। ठीक है, जापान एक विकसित देश है, इसीलिए वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। अपने देश में उतने एज तक लोग जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी उनके लिए उपलब्ध नहीं होता है, सही स्वास्थ्य ढांचा, सही फूड नहीं मिल पाता है। जापान में कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं। सरकार उनको भोजन मुहैया करवाने जाती है समय समय पर, डॉक्टर्स उनके घर में जाकर देख रेख करते हैं। कई बार वो घर में मृत भी मिलते हैं अपने आप ही। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि देश विकसित है या विकासशील, इससे भी आयु पर डिफरेंस पड़ता है। ओके, प्रबल जनसांख्यिकी लाभांश। भारत की जनसंख्या बड़े कार्यबल के मामले को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद कर सकती है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 आयु वर्ग के बीच में है। ये कार्यशील आबादी होती है, काम करने वाली आबादी होती है। 14 साल से कम के बच्चे और 64 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग ये काम नहीं करते हैं, ये आश्रित जनसंख्या होते हैं। वृद्धिशील विश्व में यानी कि विकासशील विश्व में भारत के पास सबसे युवा आबादी मौजूद है।
2022 तक भारत में औसत आयु 29 वर्ष थी, जबकि यह चीन और अमेरिका में 38, पश्चिमी यूरोप में 46, जापान में 51 वर्ष है। औसत आयु भारत में बहुत कम है। युवाओं की जनसंख्या भारत में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो युवा बेरोजगार हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं है समय सही का, और वेतन नहीं सही से मिल पाता है, उनका जीवन स्तर कोई अच्छा नहीं है। युवा तो हैं देश में, लेकिन उनके पास काम नहीं है, ये भी सच्चाई। अब अगला देखिए क्या है, जिस पर द हिंदू में डिटेल में बातचीत किया गया था कि भारत में जनसंख्या समिति का गठन क्यों आवश्यक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन स्तर पार कर जाएगी। 2064 तक धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जब तक ये 1.7 बिलियन न पहुंच जाए। 170 करोड़ हमारी आबादी हो सकती है। कब तक? तो 2064 तक। कितना उस समय संघर्ष होगा, जरा इमेजिन कीजिए संसाधनों को लेकर। जनसंख्या वृद्धि दर में सुस्ती के बावजूद जनसांख्यिकी संक्रमण जारी है, जो भारत की आयु वितरण और आर्थिक विकास क्षमता के लिए निहितार्थ रखता है। जनसांख्यिकी लाभांश व आर्थिक विकास का दोहन करता है। भारत का जनसांख्यिकी लाभांश प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रस्तुत करता है। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में उपयुक्त निवेश किया जाए तो हमारे युवा जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर निवेश उनमें नहीं किया गया, कोई युवा केवल युवा बनने से वो कार्यशील नहीं बन जाता है, उसमें निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, स्किल उसको देनी पड़ती है, एजुकेशन अच्छी देनी पड़ती है, स्वास्थ्य सही देना पड़ता है, तब जाके वो देश के लिए काम आता है। ऐसे ही पैदा होने पर कोई काम नहीं आ जाता है देश के लिए। ठीक है, इस लाभांश का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी को बढ़ाने, हाशिए पर स्थित समूहों को कार्यबल में एकीकृत करने की पहल की आवश्यकता है। परिकल्पित जनसंख्या समिति से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए भारत सरकार को जनसंख्या समिति का गठन करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को संबोधित करना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का हम लगभग 1% खर्च करते हैं, और हम बात करते हैं युवाओं की आबादी के। बच्चों के स्वास्थ्य सही नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य सही नहीं, युवाओं का नहीं है, कैसे देश में कार्यशील जनसंख्या बन पाए। अब यूनिसेफ का एक आंकड़ा सुनिए। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2030 तक लगभग 47% आधे भारतीय युवाओं में रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल की कमी प्रदर्शित हो सकती है। ये कोई बोलने की बात थोड़ी नहीं, ये तो दिख रहा है भाई। इस साल ही 15 लाख बच्चे करीब में इंजीनियरिंग से निकले हैं, 1.5 लाख का मात्र प्लेसमेंट हुआ है, बाकी के कहाँ के 13.5 लाख वो बस ऐसे ही है। ग्रेजुएशन हो गया उनका, इंजीनियरिंग हो गया, अब भटक रहे हैं, कहीं पर कोचिंग कर रहे होंगे, कहीं पर कोई स्किल का ट्रेनिंग ले रहे होंगे अपना पैसा खर्च करके। तो कॉलेज में काहे पैसा खर्चा किया जो आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ रहा है। तो ये कहाँ गए 13.5 लाख भाई, बस देश की आबादी में खो गए। तो ये अगर आप इनको स्किल अच्छे से नहीं दोगे, एजुकेशन ले लिया है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो किस काम के युवा होंगे बताइए मुझे। रील बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोविड-19 महामारी कारण उत्पन्न व्यवधानों ने इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जहां 250 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम के उल्लेखनीय आघात लगा है। कुछ समस्याएं बताई गई जिसके कारण से भारत सरकार को इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या समिति सुव्यवस्थित और व्यापक तरीके से इन क्षेत्रों में लक्षित दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद करेगी। साक्ष्य आधारित निर्णय लेने का भी महत्व जो है वो बढ़ जाएगा जब जनसंख्या समिति पूरे देश का अध्ययन करके साक्ष्य को प्रस्तुत करेगी। इसलिए जनसंख्या समिति बनाना चाहिए। द हिंदू में यही तर्क दिया गया था। विश्व के पॉपुलेशन, भारत के पॉपुलेशन को कंपेयर करते हुए कि हमारे सामने समस्या बड़ी आ रही है, अगर हम सही से नहीं संभले तो 2030 तक आधे युवा जो होंगे वो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड होंगे। एजुकेशन का मतलब, शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं होता, शिक्षा का मतलब समझ होता है, होशियारी होती है। जो नहीं होगा तो फिर वो सड़क पर ही भटकेंगे। सरकार को अभी कदम उठाने चाहिए, कुछ काम करना चाहिए उनके लिए। कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट की मैंने चर्चा की है, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आपके। अगला न्यूज़ जो है वो श्रीलंका से संबंधित है। आपको पता है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर चल रहा है? पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर द हिंदू ने बात किया श्रीलंका के विदेश मंत्री से, तो उन्होंने बोला श्रीलंका बैन ऑन फॉरेन शिप वॉज टू बिल्ड टू टेक्निकल कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? ऐसे शिप जो कार्गो शिप नहीं है, यानी कि सामान ले जाने आने वाले शिप नहीं हैं, किसी टेक्निकल पर्पस के लिए बनाया गया उनको। जैसे अब आप समझ जाएंगे कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है। चाइनीज रिसर्च व्हीकल जो है वो टेक्निकल शिप में आएगा, वो श्रीलंका में आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े रडार सिस्टम और सेटेलाइट के से संबंधित चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं और निगरानी रखते हैं भारत पर। भारत के सारे सामरिक हित की चीज़ें दक्षिण भारत में हैं, इसरो से लेकर एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लेकर बहुत सारे कुछ हमारे नीचे हैं, दक्षिण भारत की तरफ में है। तो ये सारे के सारे रिसर्च व्हीकल क्या करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। सरकार के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब श्रीलंका ने क्या बोला है कि हम बैन कर रहे हैं, हम किसी भी टेक्निकल शिप को नहीं आने देंगे श्रीलंका।
इसके बाद इन्होंने बोला कि इसके लिए कोई भारत सरकार ने दबाव नहीं बनाया है, ना तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने ऐसा क्यों किया है, हमने खुद से क्या किया है, इस चीज़ को बैन किया है। तो ये आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और आईओसी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है, तो पर्थ में आयोजित किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। इसको विशेष रूप से ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इस तरह कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो गए हैं भाग लेने के लिए, कहाँ पर, तो पर्थ में गए हैं भाग लेने के लिए। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि गजा का एक शहर है रफ़ाह, इसका लोकेशन हम लोग देखेंगे। रफ़ाह इजराइल में जो गाज़ा पट्टी है, बिल्कुल उसका दक्षिणतम शहर है, इसका लोकेशन हम लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं शुरू करना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन शुरू होगा यहाँ पर। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि हम एक सेफ पैसेज बनाएंगे जिससे रफ़ाह के सिविलियन यहाँ से निकलकर दूसरे शहर में जा सकें, अच्छे से बच सकें, उनको नुकसान न के बराबर में हो। ये सब बोलने की बातें होती हैं, आपको पता ही है कितने सारे सिविलियन मारे गए हैं। आपको मैं उसका लोकेशन दिखा देता हूँ क्योंकि लोकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन दिखाऊंगा मैं, उससे पहले अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि पंजाब में जो बुल कॉर्ट रेसिंग है उस पर रोक लगाया हुआ है, उसको हटा देना चाहिए, उस रोक को हटा देना चाहिए। दरअसल में न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है कि भारत का एक राज्य है पंजाब, उसका शहर है लुधियाना। लुधियाना क्यों जाना जाता है भाई, तो गाड़ी और कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन है लुधियाना। लुधियाना में रूरल ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। अब यही आपसे पूछा जाएगा, भारत के किस राज्य में रूरल ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, और ये बहुत पुराना गेम है। तो भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना में आयोजित किया, जहाँ पर एक से बढ़कर एक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, शानदार उत्सव होता है। ठीक है, तो इसी में बुल कार्ट रेसिंग को लेकर किसके बोला गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठा कि उसको बैन नहीं करना चाहिए वगैरह। देखिए, ये न्यूज़ पॉलिटिकल वाला तो हटा दीजिए, आपके लिए कौन सा न्यूज़ था कि रूरल ओलंपिक का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाता है, तो लुधियाना शहर में किया। और बहुत पुराना गेम है, जब मैं पुराना बोल रहा हूँ तो बहुत पुराना है ये, और बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। बहुत सारे देश विदेश से पर्यटक इसको देखने आते हैं। तरह तरह के इसमें खेल और एडवेंचरस स्पोर्ट्स शामिल होते हैं। ओके, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। 2024 का आयोजन बस शुरू ही होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला है कि 3 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स ने अप्लाई किया है सेंट्रल के हेल्थ कवर के लिए। क्या है भाई ये न्यूज़, तो देखिए यहाँ पर लिखा हो, आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस इट्स डिसीजन टू इंक्लूड किसको, तो आशा वर्कर्स को उन्होंने, भारत सरकार ने ऐलान किया था कि हम इनको आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शामिल करने जा रहे हैं। उसके बाद से बहुत सारे आशा वर्कर्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूपीएससी ने एक बार पूछा है, आपसे भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, डिटेल में स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। 2023 सितंबर में आयोजित हुआ था आपका एग्ज़ाम कौन सा, तो 69 बीपीएससी। अब मेरी बातों को सुनिएगा, आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है चीज़ों का, ऊपर से पढ़ के गुजरते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, ये 2017 में लाया गया था। इसके बारे में 2023 के आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड। क्यों, क्योंकि एक संहिता है देश में जो लोन और संपत्ति या कंपनियों के विवाद को निपटाने के लिए सबसे बड़ी संहिता का निर्माण किया गया था। बीपीएससी ने नहीं पूछा था उससे, यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो आईबीसी के बारे में आपसे कब पूछा गया, 69 बीपीएससी में। इसीलिए इस तरह की योजनाएं, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के एक्ट जो काफ़ी साल पहले भी बने हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पैदा करते हैं समाज और सरकार के परिप्रेक्ष्य से। ओके, तो इसीलिए इसको भी हम लोग कवर करेंगे। आशा वर्कर्स के लिए भारत सरकार ने बोला है कि अगले मंथ के एंड से पहले हम इन सभी को कार्ड उपलब्ध करवा देंगे, चुनाव से पहले हम इन सभी को कार्ड उपलब्ध करवा देंगे, जिससे क्या होगा, आशा वर्कर्स जो होते हैं इनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ की सुविधा मिल जाएगी। और देखिए एक चीज़ है क्या, आशा वर्कर्स ये होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये आपको पता होगा, गांव-गांव में टहल कर ये लोग काम करते हैं। मेरे हिसाब से इनको तो परमानेंट नौकरी का दर्जा देकर परमानेंट वेतन देना चाहिए, वो भी अच्छा खासा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को आप वेतन देते हो नहीं, कमीशन पर या इधर उधर की चीज़ों पर रखते हैं।
और बड़े स्तर पर जो लोग बिना काम के बैठे उनको भारी भरकम वेतन दिया जाता है। आशा वर्कर्स ने कोविड-19 के दौरान भारत सरकार रिकॉग्नाइज करी, मैं नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 के मैनेजमेंट में आशा वर्कर्स ने जितना काम किया उतना किसी ने भी नहीं किया। इसलिए इनको क्या करना चाहिए, तो परमानेंट वेतन वगैरह भी देना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छा खासा देना चाहिए। फिर भी अभी हेल्थ इंश्योरेंस इनको दिया जा रहा है, हेल्थ कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, उसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। देखिए क्या है ये योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह माध्यमिक देखभाल जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं हैं के साथ साथ तृतीयक देखभाल जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल होते हैं हेतु परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है कि आप 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो साधारण भाषा में समझिएगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको बिना पैसे खर्च किए देश के किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट से लेकर हॉस्पिटल तक में, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये पेपरलेस योजना है, यानी कि आपको बस एक अंगूठा लगाना है, आपके आधार कार्ड से सारा डिटेल लेकर आपको स्वास्थ्य बीमाएँ मुहैया करवाई जा सकती हैं। पीएमजे के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है। इन सभी के खर्च के लिए आपको 0 रुपया वहन करना है, आपको 1 रुपया वहन नहीं करना है। 5 लाख रुपये तक का खर्च में आपको 1 रुपया वहन नहीं करना है, ओके, खर्च नहीं करना पड़ता है। पैक्स दरें जिनमें सब कुछ शामिल होती ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिए अलग से शुल्क न लिया जाए। ये दरें लचीली होती हैं, लेकिन अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते हैं। इस योजना में चिकित्सा प्रबंधन के लिए दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है कि किस प्रकार से आपका चिकित्सा प्रबंधन किया जाएगा। लाभार्थी क्या है, यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है, वो किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मान्य हो सकता है। सूचीबद्ध भारत सरकार के तहत जो भी अस्पताल हैं पूरे देश भर में, कहीं पर भी आपको क्या मिल सकता है, 5 लाख रुपये तक का इलाज मिल सकता है अगर आप इस योजना में लाभार्थी हैं तो, ओके। लेकिन कैग का जो रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, उसमें बताया गया था कि इस योजना में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। बिना फर्जी फ़ोन नंबर, फर्जी आधार कार्ड, इनको यूज़ करके बहुत बड़े स्तर पर धांधली की गई है। किसमें, तो आयुष्मान भारत योजना में। अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो ये योजना अभी तक घोटाले की पुड़िया बन गई रहती, लेकिन इस गवर्नमेंट में चूँकि हमारी मीडिया जो है अभी वर्तमान की, मैं किसी को 22 रोकर नहीं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था उस समय भी आयुष्मान भारत, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो हमारी मीडिया ने उस चीज़ को कहीं दिखाया ही नहीं तो आयुष्मान भारत में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। किस चीज़ को लेकर, फर्जी फ़ोन नंबर डाल कर 5-5 लाख रुपए उड़ा दिए गए हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। इन सब का पूरा गैंग चलता है जिसने आयुष्मान भारत में बहुत बड़े स्तर पर सेंधमारी की है। ये मैं चुनौतियों में आपको बताऊँगा आगे, ओके। वित्तीयन क्या है, इस योजना के लिए वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया जाता है। अब इसी को ध्यान में रखिएगा, ये आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। 60-40 का रेशियो है, जैसे बिहार गवर्नमेंट 40 रुपया देगी, भारत सरकार 60 रुपया देगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट 10 रुपया देगी, भारत सरकार 90 रुपया देगी। यानी कि स्पेशल राज्य जो हैं उनको 10 रुपया देना है मात्र, 90% भारत सरकार देगी। और जो स्पेशल राज्य नहीं हैं उनके लिए कितना है, 60 और 40 का रेशियो रखा गया है। और ऐसे यूटी जहाँ पर विधायिका नहीं है उनके लिए 100% खर्चा कौन देगी, तो भारत सरकार। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के राज्यों को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पीएमजेवाई के प्रभाव क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठन किया गया। किसका, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से एक इकाई के रूप में गठित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी राज्य में एबीपीएमजे यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। चुनौतियां क्या है इसमें, राज्यों का सहयोग को लेकर बहुत बड़े स्तर पर चुनौतियां देखी जा रही हैं। राज्य सरकार के पास उतनी वित्तीय कैपेसिटी नहीं है कि 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, भाई निकाल लीजिए 40% कितना हो जाएगा। क्या सभी राज्य इसको वहन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें बड़ी चुनौती देखी जा रही है। लागत का बोझ जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमताएँ हैं, शहरी अस्पताल जो हैं प्राइवेट वाले वो सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं है, और जो सरकारी अस्पताल है वो इतने ख़राब हैं कि उसमें जाने का मन नहीं करता। इसके कारण सभी समस्याएं देखी जा रही है। अनावश्यक उपचार का भी एक डर बन रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फर्जी फ़ोन नंबर्स और फर्जी अकाउंट को यूज़ करके बड़े स्तर पर धांधली भी की जा रही है। तो कुछ चुनौतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके इनकम को बूस्ट किया है। 23,000 पर उनके इनकम को पहुंचा दिया है किसने? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने। एक स्टडी में सामने आया है। स्टडी किसने किया है? द स्टडी कमीशन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। शहरी विकास मामलों का जो मंत्रालय है उसने एक स्टडी ऑर्गेनाइज किया जिसमें यह पता चला है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, स्वनिधि योजना ये क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। ये कब चालू किया गया था? तो 2020 में कोरोना के समय में इसको लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था 2020 में? क्योंकि आपको पता ही है कि 2020 में कोरोना के बाद से स्ट्रीट वेंडर्स का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था, क्योंकि वो तो रोज़ कमाओ वाले लोग हैं। स्ट्रीट पर अगर उनका वेंडर नहीं खड़े होंगे तो उनकी कमाई नहीं हो पाती है ना। स्ट्रीट वेंडर का मतलब है सड़क किनारे जो रेहड़ी फूड़ी वाले होते हैं, जो सामान बेचते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो उन्हीं के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लाया था। अब आया है इसमें स्टडी कि भाई बहुत बड़े स्तर पर उनकी इनकम जो है वो बढ़ी है। 23,000 उनकी इनकम हो गई है। आपको पता, एक चीज़ बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है, बहुत सारे बेचारे छोटे छोटे जो कोचिंग हैं, अलग अलग कोचिंग जो आप सुनते हो, खान GS या अन अकेडमी या फिर दृष्टि, ये सब जो आप कोचिंग इनमें काम करते हैं 23,000 से कम वेतन पर, पढ़े लिखे लोग। तो स्ट्रीट वेंडर्स का अगर उससे ज़्यादा इनकम पहुंच गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें और क्या क्या बोला गया है इस योजना में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस योजना के सबसे पहली बार में 6.65 लाख के करीब में लोन बांटे गए थे, 7.65 लाख, उसके बाद से 16.95 लाख सेकेंड टर्म में, उसके बाद 2.43 लाख थर्ड टर्म में करीब में लोन बांटे गए और बहुत बड़े स्तर पर बांटे गए हैं। इसमें बोला गया कि 5,141 वेंडर्स अक्रॉस 100 अर्बन बॉडीज़, यानी कि 100 से ज़्यादा शहरों के 5,000 से ज़्यादा वेंडर्स को लोन बांटे गए और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हमें दिख रहा है। उसके बाद से क्या कि इसमें जो लोन लेने वाले लोग थे उनमें से 72% लोगों ने बोला कि हमने पहली बार बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है भारत सरकार से। तो ये सब डेटा क्या दिखाता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है बिल्कुल सक्सेसफुल योजना है, बेहतरीन योजना रही कि समय तक कोरोना के पीरियड में, और इसने कहीं न कहीं बड़े स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स को मदद किया। इस योजना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस कुछ डेटा को जरूर ध्यान रखिएगा। जब आपको इस योजना की तारीफ करनी हो तो वहाँ पर इस योजना के इस डेटा को लिख कर आइएगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, अब अगला डेटा देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहा? नहीं, इसमें बोला गया कि 13.9% जो लोन रहे वो NPA बन गए, यानी कि उनका जो NPA है, NPA क्यों बन गए? 3 महीने तक उन्होंने लोन भी पेमेंट नहीं किया और उसका कोई ब्याज वगैरह भी अदा नहीं किया, तो 13% के करीब में तो इसमें से NPA बन गए। तो ये भी भारत सरकार को देखना पड़ा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो दिए गए लोन थे वो NPA भी बन गए, क्योंकि वो वापस नहीं कर पाए या फिर वो ब्याज भी चुका नहीं पाए इस पर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं कि इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि PM स्वनिधि योजना आखिरकार क्या है, क्यों इसको लेकर भारत सरकार और अर्बन मामले की जो मंत्रालय है वो स्टडी कर रही है, क्योंकि ये योजना आपके लिए 2020 से ही इम्पोर्टेंट है और अभी तक नहीं पूछा गया किसी भी एग्ज़ाम में, अब पूछा जा सकता है आपसे। ओके, देखिए क्या है ये योजना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात यह आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। योजनाएं 2 तरह की होती हैं बंधुओं। सेंट्रल सेक्टर, जिसमें 100% पैसा भारत सरकार देती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, 100% पैसा भारत सरकार। सेंटर स्पॉन्सर्ड, इसमें क्या होता है कि भारत सरकार 60 रुपया, 40 रुपया या 90-10 के अनुपात में आपको पैसा देती है। इन दोनों के बीच में ध्यान में अंतर रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र द्वारा वित्त पोषित, दोनों को ध्यान में रखिएगा। अलग अलग होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों के दोनों, अंतर आपको पता होने चाहिए। कई सारी ऐसी योजनाएं होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, यानी कि 100% पैसा भारत सरकार देगा। क्या है? कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, उद्देश्य नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना, डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपये तक का तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई थी। कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत नुकसान हुआ है कोरोना के दौरान, उसी दौरान शुरू किया गया था, तो उनको हम क्या देंगे? उनको हम लोन देने जा रहे हैं। यह ऋण संपार्श्विक या कोलेट्रल के बिना प्रदान किया जाएगा। ऋण देने वाली एजेंसियां, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, स्वयं सहायता समूहों को उनके जमीनी स्तर पर उपस्थिति और स्ट्रीट वेंडर सहित शहरी गरीबों से निकटता के कारण अनुमति दी गई थी कि आप क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं। एक ही मंत्रालय का इसमें योगदान है, शहरी कार्य मंत्रालय, शहर के लिए जो काम करने वाली मंत्रालय है उसी को बस दिया गया था जिम्मेदारी, और कोई मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मंत्रालय आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगला देखिए, पात्रता क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह योजना
केवल उन्हीं राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थियों को उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनिमय अधिनियम 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है। रेगुलेशन जिन्होंने लागू किया हुआ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनके यहाँ ही केवल इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि मेघालय, जिसका अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है कि लाभार्थी भाग ले सकते हैं, मेघालय के राज्य के पास अपना एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाया हुआ। स्ट्रीट वेंडर्स, यह योजना शहरी क्षेत्र में वेंडिंग कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। इससे पहले यह योजना 24 मार्च 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध थे। जो लोग 24 मार्च 2020 या उससे पहले से लगे इस कार्य में थे, उन सभी के लिए योजना उपलब्ध था। जल्दी चुकौती के लाभ, ब्याज सब्सिडी, ऋण के समय पर जल्दी चुकौती पर 6 मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों बैंक खाते में 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी। क्रेडिट सीमा का विस्तार होगा। इस योजना में ऋण के समय पर, जल्दी चुकौती पर, जल्दी से वापसी पर ऋण सीमा में वृद्धि का भी प्रावधान है। अर्थात यदि कोई स्ट्रीट वेंडर समय पर या उससे पहले किस्तों का भुगतान करता है तो क्या होगा, तो वो अपना क्रेडिट स्कोर विकसित कर सकता है जो उसे अधिक राशि के सावधि ऋण के लिए पात्र बनाता है। अगर आपने जल्दी ही ब्याज जमा कर दिया या समय से पहले अगर आप देना शुरू कर देते हैं, भारत सरकार को वापस करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अगले बार आपका एक स्कोर बनता जाएगा, आपके पॉइंट्स जमा होते जाएंगे और अगली बार आपको बड़े ऋण भी मिल सकते हैं आसानी से। जल्दी चुकौती पर कोई पेनल्टी नहीं होना। समय से पहले ऋण चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जल्द चुकौती या पुनर्स्थापन निर्धारण समय से पहले ऋण या उधार की निकासी है। कई बैंक और ऋणदाता समय से पहले ऋण चुकाने पर पेनल्टी वसूलते थे, लेकिन इसमें रखा गया था कोई पेनल्टी आपको नहीं देना पड़ेगा। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, यह योजना कैशबैक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा किए जाने वाले मासिक डिजिटल हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित करती है। पारदर्शिता इसमें काफ़ी अच्छी खासी रखी गई थी कि भाई पारदर्शिता रहेगा तो धांधली वगैरह नहीं होंगी, और डिजिटली चीज़ों को रखा गया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था अलग से। उसके अलावा सिडबी, उद्यमी मित्र और MOHUA के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का पीसा कल के एक प्लेटफॉर्म है। इन्हीं सब के माध्यम से इसमें लोगों को जोड़ा गया था। क्षमता निर्माण पर फोकस किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों की भी भूमिका को चिन्हित किया गया था। जो लोकल बॉडीज होते हैं शहर में, उनको भी इसमें शामिल किया गया था कि आप क्या करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने में आप हमें मदद कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स कौन होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो किसी सड़क, फुटपाथ पर अस्थायी निर्मित संरचना में, ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी, परमानेंट दुकान लगाकर कोई कर रहा है तो उसको नहीं माना जाता है। अस्थायी संरचना है जिसको हटाया जा सकता है, जो या तो सुबह लगाते शाम को हटाकर चले जाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से था। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। भारत में लगभग अब डेटा कितना स्ट्रीट वेंडर्स का 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद से MP का स्थान आता है जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 7.04 लाख है। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 72,000 के करीब में है। सिक्किम में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब रफाह के मैं आपको लोकेशन दिखा दे। देखिए ये है गाजा सिटी है, ये पूरा का पूरा, ये इजराइल अगर ये है ना, तो इजराइल के यहाँ पर आपको दिखेगा ये मेडिटेरियन सी है, और यहीं पर आपको दिखेगा क्या, रफाह शहर। ये अब इसी पर अटैक का प्लान बन रहा है। तो इजराइल ने बोला है कि हम उससे पहले सेफ पैसेज एक उपलब्ध करवाएंगे यहाँ के सिविलियन को निकालने के लिए, लेकिन अब इसमें अब युद्ध शुरू हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ एक और है आप लोगों के लिए, कौन सा है, तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद UCC को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के UCC के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं कि क्या क्या है। आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में कानून लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन आज़ादी से पहले अगर देखेंगे तो पुर्तगालियों ने लागू कर दिया था, कहाँ पर, तो गोवा में, ओके। उत्तराखंड के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात ने भी UCC निर्माण के लिए समितियाँ नियुक्त कर दी है और समिति बना दी है। यूपी भी है कि भाई हम भी आने वाले समय में UCC को लागू करेंगे। विधेयक में आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखते हुए सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक संबद्धता के परवाह किए बिना विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत और सहवास का एक समान कानून प्रस्तावित किया गया है। और आदिवासियों को बाहर रखा गया है कि उनके कानून में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं, उनका अपना रीति रिवाज के हिसाब से वो चल सकते हैं। ये एक UCC को बनाने का देश के स्तर पर ही मॉडल हो सकता है कि देश स्तर पर बहुत सारे आदिवासियों के लिए अलग अलग कानून का प्रावधान है, वो अपने कानून का पालन कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशकता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का अंग है, हालांकि लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन देश के शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधेयक का उद्देश्य
लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर उन्हें विनियमित करना। कोई कपल अगर लिव इन में रहना चाहते हैं उत्तराखंड में तो उनको पुलिस के सामने रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, पुलिस स्टेशन में, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, तभी जाके आप बिना विवाह के भी साथ में कहाँ पर रह सकते, उत्तराखंड के किसी शहर में। ठीक है, तो ये इसमें अनिवार्य बनाया गया है। यदि लिव इन रिलेशन पर रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। फौजदारी कानून का उनके खिलाफ प्रावधान कहाँ पर किया गया, सख्त कानून बनाया गया उत्तराखंड में। धारा 4 के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित न हो तो तभी वह विवाह मान्य होता है। मतलब कि क्या लिखा है, विवाह के समय किसी पक्ष का जीवन साथी जीवित न हो तो भी तभी वह विवाह मान्य होता है। इस प्रकार यह धारा द्विविवाह या बहुविवाह पर रोक लगाती है। आपको द्विविवाह और बहुविवाह पर इसमें रोक लगाए गए हैं यूसीसी में। तलाक के संबंध पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। पुरुष और महिलाओं को बिल्कुल समान अधिकार दिया गया है, कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। धारा 28 तलाक की कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी को 1 वर्ष न हो गया हो। 1 वर्ष नहीं हो गया हो तब तक आपका तलाक की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। हालांकि एक अपवाद बनाया जा सकता है कि यदि याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, यदि प्रतिवादी ने असाधारण भ्रष्टता का प्रदर्शन किया हो तो 1 साल से पहले भी तलाक के लिए पिटीशन डाले जा सकते हैं। ये कुछ छोटे मोटे प्रावधान आपको बताए हैं विवाह विच्छेद से संबंधित, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, या इसको ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यूसीसी है वो किस प्रकार का हो सकता है। हालांकि सेम टू सेम ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आप ये भी नहीं समझ सकते हैं कि भाई इतने बड़े देश में एक ही प्रकार का कानून लागू करना इतना आसान होगा, क्योंकि सभी राज्य सभी क्षेत्र अलग अलग हैं। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, पूरा भारत बिल्कुल अलग राज्य है, अलग देश है। उत्तराखंड तो बहुत कम विविधता वाला है। पूरा भारत अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण भारत तक के अलग अलग धार्मिक और जातिगत समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके लिए एक कानून बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत सरकार के लिए। फिर भी एक मॉडल तो प्रस्तुत कर ही दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं, जिसको लेकर एक सर्वसम्मति भी बनी है। वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया है, तो इसको हो सकता है कि एक मॉडल के तौर पर यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश अपने यहाँ लागू करें। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते अब चले काम, तो न्यूज़ खत्म हो गया। आज का न्यूज़ पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।